आप देख रहे हैं जैन समाज की आवाज, महाराष्ट्र जैन वार्ता। बहुत भीड़ हो चुकी जंगल में, बहुत भीड़ हो चुकी जंगल में, जंगल से शोर आ रहा है। बहुत भीड़ हो चुकी जंगल में, जंगल से शोर आ रहा है। अरे रुको मेरे जंगल के दोस्तों, अरे रुको मेरे जंगल के दोस्तों, अभी जंगल में शेर आ रहा है। तो जीतो फैमिली में अभी विशाल भाई तन मन धन तीनों से भी इन्वॉल्व हो गए। और एक शेर बोल के मैं विशाल भाई को कॉफी टेबल मीट के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। कामयाबी की एक नई पहचान है वो, कामयाबी की एक नई पहचान है वो, सुहाना सफर की शानदार उड़ान है वो, सुहाना सफर की शानदार उड़ान है वो। जीतों की शान, सफलता की जान, विशाल जी चोरडिया एक बड़ी पहचान है वो। प्लीज वेलकम विशाल। कॉफी टेबल मीट का उद्देश्य है कि जो हमारे समाज के टाइकॉन्स है, आइकॉन्स है, वो उन्होंने उनका कैसे सक्सेस हुआ। कोई हर आदमी अलग अलग सेक्टर में काम करता है। जैसे कि हमारे अपने आज पहला कॉफी टेबल हमने शांतिलाल जी मुक्ता के साथ किया, जिसमें हमें बहुत सारे टेक अवेज मिले कि कैसे समाज में एक संगठन में हम काम कर सकते हैं। दूसरा हमने एडिशनल सीपी मनोज पाटिल सर के साथ लिया, उसमें हमें टेक अवे मिला कि प्रशासन कैसे चलाता है, पूरा पुणे सिटी एक ऑफिसर कैसे ट्रैफिक कंट्रोल करता है, वो हमें सीखने को मिला। और आज जिस शख्सियत के साथ हम बैठे हैं, उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आज हमें प्राउड है कि पुणे का एक ब्रांड सुहाना जो इंटरनेशनल में हमारा ब्रांड है, वो ब्रांड उन्होंने कैसे क्रिएट किया, वहां तक वो कैसे लेके गए, ये जर्नी हम विशाल भाई से जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करता हूँ। सर वेलकम, जीतो कॉफी टेबल मीट में आपका स्वागत है। थैंक यू। पहला सवाल है सर, आपने सुहाना मसाला की शुरुआत कैसे की और इस ब्रांड को स्थापित करने के पीछे आपकी क्या प्रेरणा थी? क्योंकि पहला जो आपका ब्रांड था प्रवीण मसाले, उसके बाद आप सुहाना में आए और सुहाना ब्रांड आज इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे, तो इसकी क्या प्रेरणा? मैं तो पहले आप सभी का स्वागत करता हूँ। सुहाना परिवार की ओर से जीतो परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप सभी आज संडे के दिन यहाँ आए और परिवार के साथ जुड़े, इसका बहुत आनंद आया। मैं समझना चाहूँगा समय कितना है, तो वैसे जवाब दूंगा। सर समय समय है, हर आदमी यहाँ पे टाइकॉन बनने के लिए आया है। हर आदमी को आपकी सोच की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो बोलते हैं कि 1000 किताबें पढ़ने से अच्छा है कोई एक्सपीरियंस आदमी के साथ 1 घंटा बिताओ, सक्सेसफुल आदमी के साथ। तो वो हम सोच रहे हैं, इसलिए सबके पास समय है। हमें 1000 किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है, इसलिए आपके साथ 1 घंटा बिताना है। तो शुरुआत थोड़ी हिस्ट्री से करूँगा। काफ़ी लोगों को हिस्ट्री पता है। मेरे दादाजी दादी जी ने ये बिजनेस शुरू किया था 1962 में, और मैं पर्सनली इस बिजनेस में 1999 में ज्वाइन हुआ ऑफिशियली। लेकिन इस दौरान 62 से 92 का सफ़र समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ 99 में हुई उसके पीछे इस काल में जो कुछ चीज़ें हुई उसका परिणाम 99 में हुआ। तो दादाजी दादी जी रादर दादा जॉब करते थे। उन्होंने कुछ 15 से अधिक एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स किए थे, वेंचर्स किए थे, लेकिन फेल हुए थे, लेकिन कभी रुके नहीं। तो जब दादाजी की कहानी सुनते थे, वो अपने आप में एक प्रेरणा थी मेरे लिए, मेरे घर में। और मेरे इंस्पिरेशन मेरे दादा ही है आज भी। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन एक समय ऐसा आया जब चिली सीड्स बेचते हुए एक मार्केट में गए थे। वहाँ उन्हें ऐसा कुछ इंट्यूशन भी आया, कुछ एक्सपीरियंस भी आया कि शायद मसाले का बिजनेस हम कर पाएंगे और आगे बढ़ा पाएंगे। तो घर आने के बाद दादी जी से बात हुई, फिर कहे कि ऐसा वेंचर शुरू करना है, ये ऐसा एक ब्लेंड बनाते हैं। तो आज भी सुबह लेडीज़ विंग के साथ बात हो रही थी अबाउट
कि हमने लेडीज़ विंग में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट लाना चाहिए, डेफिनेटली लाना चाहिए, क्योंकि आज जिस मुकाम पे हम हैं इसकी शुरुआत एक महिला से हुई थी। क्या बात है। तो अगर लेडीज़ विंग सही मायने में कुछ ऐसी शुरुआत करे तो शायद हम काफ़ी ऐसे वेंचर्स आने वाले समय में देख पाएंगे। तो ये मसाले का बिजनेस शुरू हुआ, एक समय आया मसाला बेच के दादाजी को इतने पैसे मिले कि उन्होंने कहा अभी मैं जॉब नहीं करूँगा और हम यही बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जनरेशन ज्वाइन हुआ, पहले पापा ज्वाइन हुए थे। घर से शुरू हुआ बिजनेस, एक रिटेल आउटलेट तक पहुंच गया था, फिर घर में मैन्युफैक्चरिंग होता था, रिटेल में सेल होता था, वहीं से होलसेल भी होता था। और वो समय ऐसा था जहाँ पे ग्राहक अपने पास आता था। आज का समय एग्जैक्टली रिवर्स है, हमें ग्राहक के पास जाना है। तो जब कहा जाता है कि लेगेसी बिजनेस है, लेकिन लेगेसी बिजनेस के कोई भी सिचुएशंस आज के बिजनेस को इम्प्लाई नहीं होते। तो यस, हमें ये बेनिफिट मिला कि एक प्लेटफॉर्म से हम बिजनेस शुरू कर पाए, लेकिन एनवायरनमेंट बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। शायद जो 2 महीने पहले था वो भी आज है नहीं। ऐसी सिचुएशन डेफिनेटली आज के बिजनेस में है, और उसके कुछ मैं डेटा पॉइंट्स भी शेयर करूंगा और कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा। लेकिन फिर नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस में आया, पापा बिजनेस में आए, ग्रोथ अपने आप हो रही थी क्योंकि पुणे बढ़ रहा था। तो आपको एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी मिलता है कि आप किस जगह से बिजनेस शुरू करते हैं। तो कुछ चीज़ें हमने इग्नोर नहीं करनी चाहिए जब हम कोई भी नया बिजनेस या नया वेंचर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पूना की ग्रोथ प्रवीण मसाले को बेनिफिशियल रही है। जिन्होंने मसाले का बिजनेस मुंबई में शुरू किया था, उन्हें मुंबई की ग्रोथ बेनिफिशियल रही। वो बहुत जल्दी नेशनल जा पाए क्योंकि मुंबई में पूरे भारत से आने वाला इन्फ्लक्स बहुत बड़ा था। तो मुंबई में रहने वाला आदमी जब कभी अपने गांव जाता है तो मुंबई की कुछ यादें ले जाता है, अपने अनुभव ले जाता है, तो वो बिजनेस ऑटोमेटिकली नेशनल हो जाता है। पूना बढ़ रहा था और पूना में महाराष्ट्र के जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे उसका इन्फ्लक्स बहुत हो रहा था। तो हमारा ब्रांड महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचने लगा। तो ये एक नेचुरल बिजनेस ग्रोथ का एडवांटेज है कि आप कौन सी जगह से बिजनेस शुरू करते हो। आज ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आज मैं यहाँ बैठे पूरे वर्ल्ड में अपना प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। आज मुझे कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विसेज या मेरा ब्रांड लोगों तक ले जाने के लिए। लेकिन उस समय था, और उस समय का बिजनेस को एडवांटेज हुआ, बेनिफिट हुआ। मेरे अंकल ज्वाइन हुए, अंकल ने फूड टेक्नोलॉजीज किया था। एक छोटे अंकल थे, उन्होंने MBA किया था। तो एक अच्छी फैमिली की टीम बनी। टुगेदरनेस इज द स्ट्रेंथ। जोड़ने के लिए मेहनत लेनी पड़ती है, तोड़ना बहुत आसान होता है, और तोड़ने के बाद लाइफ का आनंद निकल जाता है। Even though you have an intelligence, but if you don't have skills, you can't succeed. तो वो सिचुएशन में थे कि हाँ, हमें पता है कुछ चीज़ें, उतना क्लेवरनेस था, इंटेलिजेंस था, लेकिन स्किल्स नहीं थे एक्चुअल सिचुएशंस मैनेज करने के लिए। तो मैं कहा नहीं, बिजनेस खरीदेंगे, रिस्क ले सकते हैं। 1 साल मुझे तो सब समझना था, सीखना था, और अपने आप को प्रूव भी करना था, क्योंकि अगर मैं खुद को प्रूव नहीं करूं तो मेरी टीम मेरे पे विश्वास नहीं कर सकती है, रिलाई नहीं कर सकती है, मेरे डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ के ऊपर डाउट ले सकती है, सही मायने में वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ले सकती है। वो एक चैलेंज था। जो टीम थी हमारी उस समय, वो टीम को रिटेन करना दूसरा चैलेंज था, और उस टीम को मेरी लीडरशिप एबिलिटी प्रूव करवा के देना तीसरा चैलेंज था। ग्राहक को समझना, मार्केट को समझना, कंपटीशन को समझना,
शादी नहीं हुई है तो बीवी को समझना। तो काफ़ी डायनामिक्स थे एक समय। आई हैड चैलेंजेस ऑन ऑल फ्रंट्स, लेकिन बीवी समझदार थी, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये पूरे जर्नी में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत है। लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू लुक एट कैश फ्लोज, यू हैव टू लुक एट मेकिंग श्योर दैट द डेट इज क्लियर्ड। द डेट विल गेट क्लियर्ड ओनली इफ यू ग्रो। ऐसा स्ट्रक्चर बना के ही बिजनेस लिया था। एडिशनल डेट लेना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जितना पॉसिबल डेट ले सकते थे वो ऑलरेडी उस समय कंपनी के ऊपर था। और तो बहुत क्रिटिकल टाइम था पहला 4 साल का, 4-5 साल का। मेरा छोटा भाई भी ज्वाइन 4 साल के बाद हुआ, तो फर्स्ट 3-4 इयर्स मैन्युफैक्चरिंग देखना है, परचेज देखना है, सेल्स देखना है, मार्केटिंग देखना है, टीम देखना है। सो इट वाज अ टफ टाइम। लेकिन उस प्रोसेस में 1 साल जब मैं मार्केट जाता था, मार्केट समझता था, ग्राहक से बात करता था, डिस्ट्रीब्यूटर से बातें करता था, तो तब समझ में आया कि प्रवीण का नाम जो है ये अचार के साथ जुड़ा हुआ है। और भले लोग बोलते कि प्रवीण मसाले कंपनी है, लेकिन प्रवीण मसाले का कौन सा प्रोडक्ट आपको पसंद है, आपको याद है, तो लोग बोलते हैं प्रवीण लोणचं। तो जहाँ कहाँ जाके आया वहाँ यही फीडबैक आता था कि टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल जो है कंज्यूमर का वो प्रवीण अचार है, और कंपनी का नाम प्रवीण मसाले। उस समय हमारे मसाले भी प्रवीण नाम से ही आते थे, प्रवीण मसाला, प्रवीण अंबारी। तो और उसमें ग्राफिकल एक्सप्रेशन ऑफ पैकेजिंग था, क्योंकि उस ज़माने में लिटरेसी रेट नहीं था, हमारा पूरा मार्केट रूरल मार्केट था, तो लोग ग्राफिक्स देख के प्रोडक्ट खरीदते थे, इसीलिए हाथी छाप था। तो जो छाप है वो आइडेंटिटी है, जो वर्ड है वो कोई पढ़ता नहीं था, तो हाथी को इम्पोर्टेंस था देन द वर्ड अंबारी। तो मैं मेरे MBA के समय में कनाडा में काम करता था। मैं 4 साल एक कंपनी में काम करता था, 4 महीने। वहाँ ग्लोबल मार्केट्स के एक्सपोजर्स मिले, काफ़ी इंटरनेशनल बायर्स से डिस्कशन हुआ, और बिजनेस ज्वाइन करने के पहले से विजन हमेशा ग्लोबल था। ऐसा कभी छोटी सोच नहीं आती थी, आज भी नहीं आती है। जो करेंगे वो ग्लोबल करेंगे, जो करेंगे वो दुनिया के हर घर में जा सके ऐसा काम करेंगे। यही सोच से काम शुरू हुआ, तो शायद वो सोच ही डिसीजंस तक ले आती थी, वो सोच ही ऐसे लोगों को मिलाती थी कि हाँ ये कर सकते हैं। फिर इंटरनेशनली जितना भी घूमता था, तो शान करके एक ब्रांड है पाकिस्तान का, जो आज के तारीख में एथनिक स्पाइसेस सेगमेंट में लीडर है, और इंडियंस भी शान कंज्यूम करते हैं। लेकिन एक भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जो MDH या एवरेस्ट कंज्यूम करता है, वो सिर्फ शान खाता है। और इंडियंस शान भी खाते हैं और दूसरे भी खाते हैं। तो देयर वेर सम 10-11 पैरामीटर्स जिसके ऊपर हमने ब्रांड आइडेंटिफाई करने के ऊपर काम शुरू किया। कुछ हमने 20-25 लिस्ट किए थे, और उसमें से फिर हमने सुहाना वर्ड चूज किया। फिर अंबारी करके एक हमारा ऑलरेडी सब ब्रांड था प्रवीण का, जिसमें वो एक हाथी छाप था और एक अंबारी छाप था। तो वो अंबारी छाप को हमने फिर ग्राफिकल एक्सप्रेशंस के साथ हमने उसको वर्ड में भी कन्वर्ट करके अंबारी किया। और एक हमने तीसरा लाइन वो टाइम डेवलप किया, वो सर्वम नाम से किया। तो अगर हम इंडियन फूड के कंजम्पशन को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, तो अपने घर में भी हमें समझ में आएगा कि हम रोज कुछ एक खाते हैं चीज़, हर दिन लगने वाला प्रोडक्ट। एक टाइम खाते कुछ स्पेशल ओकेजन का प्रोडक्ट, और कभी खाते वैल्यू ड्रिवन प्रोडक्ट, जैसे शादी है, ये है। तो वो हिसाब से हमने ये 3 ब्रांड्स डेवलप किए। और
सुहाना, प्रवीण और अंबारी, ऐसे 3 ब्रांड लॉन्च किए। बहुत जबरदस्त। विशाल भाई ने जो अभी बताया उसमें भी बहुत सारे टेक अवेज है कि फैमिली बिजनेस चलाते समय क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, हम अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करने में हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए आज सुहाना इंटरनेशनल ब्रांड है। और मुझे पता नहीं लेकिन शायद शाहरुख खान की लड़की का भी नाम सुहाना ही है। दूसरा सवाल है सर, और जब एक सिर्फ बात बोलता हूँ, क्योंकि जो अनुभव मैंने मेरे अंकल के साथ काम करते वक्त और इस फैमिली के नए अरेंजमेंट में हुआ, तो जब हमारी कंपनी शुरू हुई तो उस दिन से आज तक वी हैव बीन फॉलोइंग अ प्रैक्टिस कि हम हर मंथ में, मैं, डैड और आनंद, और अभी मेरे मेरे बेटे भी आ रहे हैं, उसके भी बेटे आएंगे, सो वी डू हैव एन ओपन फोरम जहाँ पे हम बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, रिटर्न्स रिलेटेड एक फॉर्मल इंटरेक्शन करते, और वहाँ एक सिंपल चीज को फॉलो करते, यू कैन अग्री टू डिसअग्री, बट इफ यू हैव अ पॉइंट, मेक श्योर यू कन्विंस इट। क्योंकि जॉइंट फैमिली बिजनेस में ये सिचुएशन होती है जहाँ किसी को कुछ करना है या किसी को कुछ करना है, लेकिन इफ़ यू हैव अ ओपन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप हर समय, महीने में एक दिन एज अ स्ट्रक्चर उस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो वो यूनिटी रहती है और ग्रोथ यूनिटी में है, ये मैं विश्वास रखता हूँ। और वो कायम करने के लिए कहीं एफर्ट्स है, कहीं कॉम्प्रोमाइजेज है, कहीं कहीं एक्सेप्टेंस है, लेकिन ये होना ज़रूरी है क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। सिंपल अगर मैं मेरे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कहूँ, और आई एम श्योर आप सबके बिजनेस में ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी। जब मैं बिजनेस में आया था तो मैंने महाराष्ट्र को फोकस किया था, भले विजन ग्लोबल था पहले दिन से, लेकिन मेरा पहला पड़ाव महाराष्ट्र था। तो उस जमाने में महाराष्ट्र में कुछ 8 करोड़ का पॉपुलेशन था, 8 से 10 करोड़ का, उसमें से 70-80 लाख, ऑलमोस्ट 1 करोड़ का मुंबई में था, बाकी पूरे महाराष्ट्र में था। फिर हमने कंजम्पशन एनालिसिस किया था कि एक इंसान पूरे दिन में 12 ग्राम से 15 ग्राम मसाला कंज्यूम करता है। उसका फिर हमने मैथ लगा के पूरे महीने में उसका कितना पोटेंशियल है, फिर वो कैलकुलेट करके आज के तारीख में हम कितना कर रहे हैं और गैप कितना है, और वो कैलकुलेट करने के बाद हमने हमारे लिए एक डायरेक्शन डॉक्यूमेंट, अपॉर्चुनिटी प्लान बनाया था। तो आज इंडिया में स्पाइसेस के लिए 1 लाख करोड़ का मार्केट है सालाना, उसमें हम ये साल कुछ 2000 से अधिक कुछ करेंगे। हमारे जैसे और भी ऐसे कम से कम 20 से 25 कंपनियां हैं जो इस रेंज में या थोड़े कम ज़्यादा रेंज में काम करते, लेकिन 20 कंपनियों का मिला के एक 25,000 करोड़ या 30,000 करोड़ का बिजनेस होगा। बाकी छोटे छोटे बिजनेसेस देखेंगे तो उनका कुछ 20,000 करोड़ का होगा, और आज भी 50,000 करोड़ का बिजनेस ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। तो अगर मैं सिर्फ भारत की बात करूं तो 1 लाख करोड़ का बिजनेस यहाँ है। भारत का पॉपुलेशन पूरे ग्लोबली देखूं तो 1/6 है। तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी आज मुझे सिर्फ इस सेक्टर में आज के प्राइसिंग के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो 6 लाख से 10 लाख करोड़ के बीच में मैं कहीं पे भी बिजनेस के लिए सोच सकता हूं, और यही सोच से हम बिजनेस के प्लान्स करते। तो भले मैं पुणे में हूँ या महाराष्ट्र में हूँ या आज भारत में 75 लाख रिटेल आउटलेट्स हैं। आउट ऑफ 75 लाख रिटेल आउटलेट आज हम 7.5 लाख रिटेल आउटलेट में हमारा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो ओनली विद इन इंडिया आई एम ओनली इन 10% ऑफ द रिटेल यूनिवर्स, एंड इन द कंजम्पशन पैटर्न आई एम हार्डली एनीवेयर। तो किसी ने बात करते पूछा आप कंस्ट्रक्शन में नहीं है क्या, आपने पूछा था ना राणा भाई। तो जब ये नंबर्स मुझे सामने दिखते हैं, मुझे लगता है मुझे पूरी दुनिया में मेरा ब्रांड लेके जाना है।
और मुझे वो फोकस बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं करना। बहुत जबरदस्त। जैसे कि आपने बताया अभी कि आनंद भाई, आप, आपके पिताजी, आप सब बैठते, तो इतना बड़ा एम्पायर मैन्युफैक्चरिंग है और सेल है, ये बहुत बड़े टास्क है इंटरनेशनली। तो आप दोनों में आपकी जो जवाबदारी है वो कैसे डिवाइड की हुई है? मीन्स आप क्या देखते हैं और आनंद भाई क्या देखते हैं? हम दोनों ग्राहक को देखते हैं। ये तो वन लाइन आंसर हो गया, लेकिन क्योंकि वो ही सही है, सही बोलता हूँ। फंक्शंस आर ओनली द मीन्स टू सर्विस योर कंज्यूमर्स एंड योर कस्टमर। जिस दिन अगर मैं कहूँ कि मैं ये देखता हूँ, और जिस दिन अगर आनंद कहे कि वो ये देखता है, या जिस दिन विश्व आएगा और वो कहेगा मैं ये देखता हूँ, तो हम तीनों में से कोई नहीं कहेगा कि मैं मेरे ग्राहक को देखता हूँ। ये बराबर है, लेकिन हमें सीखना ये है सर, क्योंकि बड़ा बिजनेस कुछ एक आदमी सब चीजें नहीं हैंडल कर पाता। तो वो फैमिली के साथ वो आपने कैसे डिवाइड किया है, ताकि समझो कोई भी यहाँ पे फैमिली बिजनेस वाले, तो भी आपने अपनी जवाबदारियां वो सीखना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। हाँ, तो मैं जवाब ऐसे दूंगा कि हम तीनों ग्राहक को देखते हैं, लेकिन ग्राहक को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या काम करते हैं ये हम बताएंगे। जी सर। पूरे वैल्यू चेन और सप्लाई चेन में कुछ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, सबके बिजनेस में होंगे, आपके भी बिजनेस में होंगे, मेरे बिजनेस में है। और जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स है वहाँ पे प्रमोटर्स और ओनर्स का कंट्रोल होना और उनका फोकस रहना ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रोसेस ड्रिवन हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत बार स्केल अप करने की सोच रहने के बावजूद स्केल नहीं कर पाते, क्योंकि लोग प्रोसेसेस में अटक जाते हैं। जो टीम आनंद के साथ काम करती है उसका रिपोर्टिंग मेरे पास नहीं है, और मेरा और आनंद का टीम है, और वो हम ड्राइव करते हैं। तो ऐसे एक बार भी नहीं होता है कि अगर फाइनेंस में देख रहा हूँ तो फाइनेंस का आदमी उसे भी रिपोर्ट करेगा, या अगर प्रोडक्शन वो देख रहा है तो मैं जाके डिसाइड करूंगा कि आज ये प्रोडक्शन चेंज करो। नहीं, अगर मैंने कुछ ऑब्जर्व किया, so I will come back and I will discuss with him. I will not give any instructions on the shop floor directly to the manager, and that we have managed it from day zero. There is a clarity of chain of command which has created very healthy environment in the organization. बहुत बढ़िया। जैसे कि अभी आपने बताया ग्लोबल मार्केट शान जैसे पाकिस्तान का ब्रांड है, MDH है, ये है, तो सुहाना जो अपना इंटरनेशनली ग्लोबली आप ब्रांड लेके गए, उसके पीछे आपकी क्या रणनीतियां थी, और भारतीय मसाला उद्योग में सुहाना का एक अलग वजूद आपने कैसे क्रिएट किया? जब सुहाना मैंने निकाला था, पहला चैलेंज ये था कि लोग सुहाना को हाथ ही नहीं लगाते थे। जब सुहाना मैंने लॉन्च किया तो मैं खुद तुलसी बाग में खड़ा था 15 दिन सुहाना का स्टॉल लगा के, और वहाँ आने वाले सब गृहिणियों को माल बेचता था। वो तुलसी शॉप के ओनर हैं आज भी, प्रवीण भाई, और जो भी है उनको पूछना, आज भी मैं जाता हूँ तो याद करते, यार विशाल भाई आप इधर खड़े रह के माल बेचते थे, कहाँ से आज सुहाना कहाँ चला गया। हमें अच्छा लग रहा है कि एक ज़माने में आप हमारे शॉप के बाहर खड़े रह के माल बेचते थे। तो ये जो जर्नी था, ये इंस्टिंक्ट ये हुआ कि सुहाना कहाँ ले जाना है, हर घर में ले जाना है। बीइंग अ कंज्यूमर ब्रांड, अब जो भी आज फूड इंडस्ट्री में या कंज्यूमर बिजनेस में रहोगे, तो डे 1 से मैं मेरे सेल्स टीम के साथ यही डिस्कस करता हूँ कि हमें माल दुकानों में नहीं बेचना है, हमें माल किचन में ले जाना है। सोच वहां तक रखो, नहीं तो बहुत अच्छे बड़े कंज्यूमर ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते, फिर रिटेलिंग करते, फिर उनकी सोच वहीं खत्म हो जाती है। मेरे लिए हर सेल्समैन ये मार्केटिंग का भी बंदा है, उसने कस्टमर को अक्वायर करने के लिए भी सोचना है और अपना ब्रांड किचन तक पहुंचाना है। और हमारे में वो एबिलिटी है, इंडिया में वो एबिलिटी है कि हम पूरे देश की नहीं, सिर्फ पूरे वर्ल्ड की फूड फैक्ट्री बन सकते हैं। हमारे में कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास स्किल है,
और आने वाला जो समय वो अपना समय है, तो हमने ग्लोबल ही सोचना चाहिए। बराबर। तो रणनीति ये थी कि ग्राहक के पास डायरेक्टली कैसे जाए, क्योंकि चैनल मुझे हेल्प नहीं कर रहा है इनिशियली। हमने एक छोटा एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ये कहानियां ही कुछ आपको हमारी सोच समझा पाएगी। हमने एक मिल्क मसाला करके प्रोडक्ट लॉन्च किया। महाराष्ट्र में कोजागिरी पूर्णिमा बहुत चला है, एक दिन का बिजनेस है या एक हफ्ते का बिजनेस है, और वो बहुत रिस्की प्रोडक्ट है क्योंकि पूरा ड्राई फ्रूट का प्रोडक्ट है। तो मैं बिजनेस में आने के पहले वो बंद किया था बिजनेस, यानी वो प्रोडक्ट बंद किया था। फैमिली ने बोला नहीं, वो बहुत हेडेक होता है, माल बनाओ। तब 100 किलो भी नहीं बनाते थे, लेकिन तब क्या आज भी एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं, क्योंकि बिजनेस करते तो हिसाब रखना है। लेकिन माल वापस आया तो पूरा का पूरा लॉस बुक करना है। तो 100 किलो माल बनाया, 30 किलो वापस आया, तो 70 का प्रॉफिट भी चला गया और बाकी जो मेहनत कर रहे वो भी चला गया। तो फिर वो डिसाइड किया कि ये बिजनेस नहीं करेंगे। 2 साल बाद जब मार्केट में काम कर रहे थे, सुहाना लॉन्च भी हो गया था, 2003 की बात होगी। तो मैंने कहा नहीं, हमको फिर से मिल्क मसाला लॉन्च करना है। बोले रिस्की प्रोडक्ट है, कभी मिर्ची का पैकेट फूट गया और वापस आया तो मिर्ची अच्छी होती है, सीव करके कोई दूसरे प्रोडक्ट में यूज हो जाती है, या हल्दी वापस आ गई या कोई दूसरा मसाला वापस आ गया, तो you have opportunity to convert or change that form and still use it। लेकिन ये तो पूरा ड्राई फ्रूट है, वापस आ गया तो पूरा फेंकना पड़ता है, ये है वो है। लेकिन फॉर्चुनेटली वो टाइम तक कोल्ड स्टोरेजेस बन गए थे, स्टोरेज फैसिलिटीज इंडिया में अच्छी हुई थी। तो हम बोले नहीं, रिस्क लेंगे। तो हमने लॉन्च किया मिल्क मसाला। तो हमने लॉन्च किया पहले साल, और मैं खुद मार्केट में तब भी जाता था, आज भी जाता हूँ। तब माल बेचने जाता था और ग्राहक को समझने जाता था। आज टीम को मोटिवेट करने जाता हूँ और सीखने जाता हूँ, दोनों चीज़ें होती। रिटेलर बोले हमको माल ही नहीं लेना है, ये रिस्की है, मैं पैसे दूंगा, फिर आपका सेल्स रिटर्न का क्लेम कब बनेगा, माल आप लेके कब जाओगे, वापस कब दोगे, मेरा पैसा अटकेगा। ये हर रिटेलर का सही वही स्टोरी है, वही मार्केट सही सबको वही चीज़ सिखाता है। तो बोले हमको नहीं बेचना है माल। टीम आई, दो हफ्ते हमने काम किया, तो बोले सर बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। फिर हम सोच रहे थे क्या करें, छोड़ना तो है नहीं, जिद पे भी अटके थे। फिर हमने मिल्कमन को पकड़ा, क्योंकि दूध मसाला दूध के साथ चलता है। दूध बेचने वाले को 50 पैसे लीटर मिलते हैं, सिर्फ उनका सप्लाई चेन सुबह 4 बजे शुरू होता है। फिर हमने मिल्कमन को पकड़ा, हमने एक फॉर्म बनाया, हमने एक मिल्कमन के साथ हमने मीटिंग किया, उनके एसोसिएशन के साथ। हमने बोला कि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कोजागिरी पूर्णिमा के लिए चलता है। फिर हमने उनसे भी पूछा कि आप कितना मिल्क बेचते हो। बोलते रोज 1 लीटर बेचते, लेकिन जब कोजागिरी है तो 2 लीटर बेचते। जो घर में 1 लीटर जाता है वहाँ कंजम्पशन बढ़ता है। तो बोले हम वो एडिशनल 1 लीटर के साथ आपको एक हमारा दूध मसाला देंगे, लेकिन आप ये प्री बुक करना, क्योंकि हमको रिस्क नहीं लेना है और हमको अश्योर्ड सेल चाहिए। फिर वी एक्चुअली क्रिएटेड अ पैरेलल सप्लाई चेन, और वो पैरेलल सप्लाई चेन से हमने वो मिल्कमन के साथ एक फॉर्म डिलीवर करना शुरू किया घर में, क्योंकि वो सुबह जाता है, थैली में दूध डालता है, उसका बॉटल डालता है या उसका पैकेट डालता है, तो उसमें वो फॉर्म भी डाला। 3 दिन बाद हमने फिर से मीटिंग किया, तो बोले सर हमको आए फॉर्म्स फिल करके कि कोजागिरी पूर्णिमा के दिन आप हमको एक दूध मसाला देना, हम खरीदेंगे। और दूध का पैसा कुछ उनका वीकली चलता था, मंथली नहीं था, या कुछ कंज्यूमेबल है, पेरिशेबल आइटम है, वो हिसाब से। तो बोले हमको 4 दिन का क्रेडिट लगेगा, क्योंकि जब हमको उनसे पैसा आएगा हम देंगे।
मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, दुकान में क्रेडिट देने से अच्छा है मैं फाइनल ग्राहक को क्रेडिट दूं। वो तो कभी जनरली ग्राहक चीटिंग करता है नहीं, दुकानदार भी नहीं करता है, लेकिन दुकानदार के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है माल बेचने का। ही इज ओनली अ फैसिलिटेटर, ही इज नॉट अ सेल्समैन। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द सेल्स टीम also have this wrong perception about the retailer. They internally think that they are the salesman and that is where they fail. तो हम बोले नहीं नहीं हम इनको देंगे। हमने पहले ही साल 200 किलो मिल्क मसाला बेचा, ओवरनाइट चला हमारा, माल बनाते थे छोटे पैकेट में बनाते थे, और जितना रिटेल मार्जिन था ऑलमोस्ट 20% वो पूरा मिल्कमन को दिया। अब 30 रुपए का वो पैकेट था हमारा, 20% यानी 6 रुपए एडिशनल एक दिन में मिले, जिधर उसको 1 लीटर के पीछे 50 पैसे मिलते थे। बोला यार ये बहुत अच्छा है। हमने अगले साल किया, 500 किलो बेचा। इंटरेस्टिंगली वो 2 साल में हमारे कॉम्पिटिटर का बहुत माल पीछे गया, क्योंकि कंज्यूमर ने ऑलरेडी दूध मसाला यूज किया है और कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ऑफटेक नहीं हुआ है। तो कॉम्पिटिटर को समझ में नहीं आया हुआ क्या है, दूसरा ब्रांड भी नहीं है। अब सेल्समैन से सिर्फ आप बिजनेस करोगे तो सेल्समैन बोलेगा सर सिर्फ अपना ही माल है, कुछ चिंता मत करो, सीजन अच्छा जाएगा, दूसरा कोई नहीं दिख रहा है। बराबर। लेकिन दूसरा दूसरे रास्ते से घर में पहुंच गया, ये नहीं समझ में आया। और हम ग्राहक के घर में दूसरे रास्ते से पहुंच गए, और तीसरे साल से उसी कंज्यूमर ने मार्केट में डिमांड जनरेट किया। और फिर सुहाना ऐसे अलग अलग वे से हम हमारे कंज्यूमर के पास जाने के तरीके ढूंढते हैं, आज भी ढूंढ रहे हैं और आगे भी ढूंढते रहेंगे। और वो हिसाब से हम अपना ब्रांड सिर्फ भारत में नहीं, 12 राज्यों में नहीं, लेकिन पूरे दुनिया में ले जाएंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि चुनौती आप कैसे हैंडल करें, लेकिन आपकी स्टोरी में से ही पता चला कि कोई भी अगर चुनौती सामने आती है तो ये वे में आप अलग थिंकिंग करके उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। नहीं, और एक चुनौती थी, यानी चुनौती पैसे की आती है, चुनौती कस्टमर को अक्वायर करने की आती है, चुनौती टीम मैनेज करने की आती है, चुनौती फैमिली डायनामिक्स मैनेज करने, चुनौतियां हर जगह से आती है और हर जगह को आप अलग से सोच सकते हो। तो जब हमारा ये एक्सपेंशन चालू था इसी फैक्ट्री का, वो पहले तीसरे साल में ही शुरू हो गया। पैसे तो है नहीं, क्योंकि जितना प्रॉफिट आ रहा है मैं बिजनेस में डिप्लॉय कर रहा हूँ। मैंने ओवरनाइट पैकेजिंग पूरा चेंज किया, उसके लिए मुझे बहुत पैसा लगा, क्योंकि जो रोटोग्रेवियर पैकेजिंग है आप लोगों को पता होगा, सिलेंडर्स बनाओ, उसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बनाओ, मेक श्योर कि उतना स्टॉक रहे, उसमें पैसे इन्वेस्ट करो, बड़ा प्रोसेस है। और वो टाइम ग्रोथ माइंडसेट था, लेकिन यहाँ ग्रोथ हो रही थी इसीलिए डिमांड जनरेट हो रही थी, तो सप्लाई की भी ज़रूरत थी। तो ये प्लांट जो है, ये प्लांट मैंने मेरे सप्लायर से, क्योंकि मुझे एडिशनल फाइनेंसिंग लेनी नहीं थी, तो ये पूरा जो प्लांट है ये मैंने मेरे सप्लायर के फाइनेंस से किया। यानी क्या कि मैंने कहा कि ये मेरा ऑर्डर है, अगले 3 साल का ये मेरा कंफर्म ऑर्डर है। जिस दिन से आपका मशीन मेरे यहाँ काम करना शुरू करेगा, तो उस महीने से अगले 6 महीने तक या 8 महीने तक वो मैंने मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला था कि हाँ मैं इतना प्रोडक्शन एडिशनल करूँगा। सो एवरी इंक्रीमेंटल वॉल्यूम will give me incremental profit. That incremental profit will be my EMI. And my vendor actually, so I generated finance from my all machine manufacturers. वो एक चुनौती थी। बराबर। तो ऐसा कन्वेंशनली हम बोलते नहीं, हम जाएंगे बैंक का लोन लेंगे, उसको पैसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब आदमी प्रॉब्लम में होता है तो दिमाग बहुत चलता है। तो हमारे पास इतने प्रॉब्लम थे तो सिर्फ एक ही चालू था, वो दिमाग। इसीलिए मैंने बोला 1000 किताबें पढ़ने से अच्छा एक घंटा आपके साथ बिताए।
अभी सुहाना के जो हम आउटलेट देखते हैं बहुत सारे नए प्रोडक्ट, जैसे कि आपने बोला कि हाँ मसाले में है, लेकिन जब आपके आउटलेट में जाते हैं लगभग 500-600 अलग अलग प्रोडक्ट सुहाना के ब्रांड से आ रहे हैं। तो वो कैसे आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और सुहाना का ब्रांड आप घर में किचन में हर चीज में सुहाना है, तो उसको आगे कैसे ले जाने की आपकी रणनीति है? सोशल स्ट्रक्चर और सोशल फैब्रिक बदल रहा है, अपने देश का भी बदल रहा है, पूरे दुनिया का भी बदल रहा है। जो आने वाली पीढ़ी है उसका एक सोशल फैब्रिक बदल रहा है। पंजाबी के घर में साउथ इंडियन जाएंगे, अपने घर में माहेश्वरी आएंगे, अग्रवाल आएंगे, मराठी आएंगे, जो भी है। एक उसके बाद आने वाला जो परिवर्तन है लाइफस्टाइल का हो, फूड कंजम्पशन का हो, फैशन का हो, सब बदल रहा है। अब आने वाले पीढ़ियों को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए, ये हमारा काम है। बराबर। क्योंकि आज इंडिया में सीनियर सिटीजन की भी बहुत बड़ी आबादी है और उनको बहुत अलग फूड पैटर्न और फूड की रिक्वायरमेंट है। अब हॉस्पिटल फूड करके एक ब्रांडेड कैटेगरी तैयार हो रही है, क्योंकि सीनियर सिटीजन को खिचड़ी खानी है, सूप पीना है, उनको विटामिन्स की कमी है तो फोर्टिफाइड फूड खाएंगे। फिर 42 या 50 टू 30 के बीच में अलग फूड हैबिट्स है, 30 और 15 के बीच में अलग फूड हैबिट है, और हर एज प्रोफाइल का सेगमेंट मल्टीप्लाइंग वे से चेंज हो रहा है, बहुत स्पीडीली चेंज हो रहा है। घर में कुकिंग करने का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। किचन में जो लेडी पहले टाइम देती थी और आज किचन में जो लेडी टाइम देती है, अगर हम उसका एनालिसिस करेंगे तो उसको निगेटिव लेबर कहा जाता है हमारे भी इंडस्ट्री में। कि अगर कोकोनट को श्रेड करना है तो ये निगेटिव लेबर है, क्योंकि उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। तो अगर मैं श्रेडेड कोकोनट बेचूं तो हाउसवाइफ बहुत आसानी से खरीदेगी, क्योंकि हाउसवाइफ को उसकी इन्वॉल्वमेंट टेस्ट क्रिएशन में चाहिए, निगेटिव लेबर में नहीं चाहिए। यानी फैमिली ने बोलना चाहिए मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया। सो वो जो क्रेडिट है, वो जो इन्वॉल्वमेंट है, वो जो इमोशन है, वो अभी भी प्रिजर्व करना है। लेकिन वो अप्रिसिएशन फैमिली से आने के लिए वो पूरा दिन किचन में नहीं रहना चाहती। बराबर। तो ये जो चेंज ऑफ सोसाइटल स्ट्रक्चर है, इसको हम कैसे कन्वीनियंटली सॉल्व कर सके, ये हमारा अप्रोच है। सो फैमिली वांट इंडल्जेंस, हाउसवाइफ्स वांट्स रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है, एंड वी आर हियर टू प्रोवाइड दैट सॉल्यूशन। नाउ इन दिस एंटायर स्ट्रक्चर we also want to create products which are healthier, which will add value in their life. तो अच्छा खाना बने, हेल्थ के लिए अच्छा हो, टेस्ट के लिए अच्छा हो, वक्त के लिए अच्छा हो. So there is an indulgence, still convenience and still a value. And with indulgence, convenience, value, you also want health with it. अब ये मुझे 4, 5, 6 फैक्टर प्रोडक्ट क्रिएशन को कंसिडर करने, और ये क्रिएट होने के बाद दे ऑल्सो वांट कंफर्ट टू गेट दैट प्रोडक्ट इन देयर किचन. ये अभी क्यू कॉमर्स और ई कॉमर्स की वजह से क्रिएट हुई नई चुनौती है. दैट एक बार आदमी घर में आए तो वापस शॉपिंग को बाहर नहीं जाना चाहता, थक जाता है, ट्रैवलिंग करके थकता है, क्राउड में थकता है, पार्किंग के लिए थकता है. फिर वो ऑफिस से निकलता है तो वो ऑर्डर करता है, बाय द टाइम वो घर आए तो उन्हें वो मिल जाता है. तो ये जो सोशल फैब्रिक चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हमें कॉन्स्टेंटली इनोवेशन के ऊपर काम करना पड़ता है. और कोई भी एफएमसीजी बिजनेस हो आज, इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन इनोवेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सो डिस्ट्रीब्यूशन आई विल स्टिल फर्दर deep dive with your last mile reach. So it's not just distribution in a retail link or a retail this, but distribution to your last mile customer. So I think innovation and distribution only will make the FMCG companies successful.
और ये बराबर। सबसे बड़ी चुनौती। एकदम बराबर। जैसे कि आपने पिछले आपके आंसर में बोला कि पहले आपने महाराष्ट्र पे फोकस किया, फिर आपने ग्लोबली सोच रखी। आप पहले जीतो के एपेक्स पे स्पोर्ट्स के चेयरमैन रहे, अभी पूना में आप जीतो के वाइस चेयरमैन है। तो जीतो पूना के लिए अभी पहला आपका फोकस क्या है, और उसके बाद में एपेक्स के लिए आप क्या सोच रखते हैं? नहीं, मैं ना अपने कम्युनिटी के लिए कहूँगा, अभी जीतो के कॉन्टेक्स्ट में मैं जवाब नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि वो अननेसेसरी कॉन्ट्रडिक्टरी डिस्कशन, नहीं वो ये पत्रकार लोगों की आदत नहीं 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 वैसा आप जीतो कुछ तो एक डाले। नहीं नहीं सर, आप जीतो के वाइस चेयरमैन है, आप पोस्ट पे है, आप ये अपनी संस्था को कहाँ तक लेना चाहते हैं, विजन हम जानना चाहते हैं। आप वाइस वो मैं चेयरमैन शेयर करूंगा, वो मैं शेयर करूंगा, लेकिन मुझे लगता है अपनी जो कम्युनिटी है ना, वो बहुत सिंसियर कम्युनिटी है, और अपने कम्युनिटी में एक एक्सप्लोसिव पोटेंशियल जैसी एनर्जी है। तो जब आज ऑनेस्टली जब वो कह रहे थे कि हम लेडीज विंग से एंटरप्रेन्योरल काम शुरू करना चाहेंगे, मुझे अच्छा लगा वो थॉट, क्योंकि हमने सबने बिजनेस माइंड और ग्रोथ माइंडसेट से ही लाइफ को देखना चाहिए, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज है और हमारे डीएनए में ये है कि हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोगों के डीएनए में ऐसा होता है कि वो सिर्फ कंज्यूम कर सकते हैं, उनको क्रिएशन की एबिलिटी नहीं होती, लेकिन हमारे कम्युनिटी के हर आदमी के पास कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कैपेसिटी है, कुछ ना कुछ क्रिएट करके उसको एम्प्लीफाई करने की एक पोटेंशियल है। आई थिंक वो हमने जीतो के माध्यम से कैसे एनकरेज करना चाहिए, ये मैं डेफिनेटली कहूँगा, क्योंकि जीतो ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो ये विजन को अपने हिसाब से और बड़ा बना रहे हैं, लेकिन अगर हमें अपने देश को हेल्दी बनाना है तो हमें हर इंडिविजुअल को हेल्दी बनाना है, वरना देश हेल्दी नहीं बनेगा। क्या बात। तो अगर हमको जीतो को बड़ा करना है तो हमारे हर कम्युनिटी के मेंबर को हमको एंटरप्रेन्योर बनाना है, तो जीतो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उस इनिशिएटिव को हम कैसे एनकरेज कर सकते हैं, और बिजनेस के साथ एक परिपूर्ण व्यक्तिमत्व भी हम कैसे बन सकते, उसके ऊपर भी हमने फोकस देना चाहिए। क्योंकि सिर्फ बिजनेस देखेंगे और अगर अपना आउटलुक सिर्फ पैसे का है तो फिर हम लाइफ का मज़ा नहीं ले सकते। तो मैं पर्सनली एक स्पोर्ट्समैन था, मुझे स्पोर्ट्स से बहुत सीखने को मिला। स्पोर्ट्स में जब तुम हारते हो तो तुम डिमोटिवेट नहीं होते, तुम अगले जीत के लिए तैयारी करते हो। तो वो जो हार आपको सिखाती है वो आपको लाइफ में कैसे जीना है वो भी सिखाती है। तो हमने अपने बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को ये डेफिनेटली एनकरेज करना चाहिए कि घर का बिजनेस है या घर का दुकान है तो तू वहीं जाके बैठ, ऐसा नहीं करते हुए एक होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलप कैसे कर सके उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। तो जीतो ने जैसे स्पोर्ट्स से काम करते हैं, इंक्यूबेशन में काम करते हैं, भले वो सिर्फ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ट्रेड इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग पीपल। 2016 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी गवर्नमेंट के साथ काम करने की, वो भी एक एक्सीडेंटल अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मैं पर्सनली खुद को भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मुझे देवेंद्र जी जैसे एक लीडर के साथ 3 साल बहुत नज़दीक से काम करने को मिला, और हम काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिबेट करते थे, डिस्कस करते थे। और उसी दरमियान मैं दिल्ली में भी, फिर हम गिरिराज सिंह हो जो तब के एमएसएमई के मिनिस्टर थे, या नितिन जी हो क्योंकि उनका इस विषय में विशेष रुचि है आज भी, या जिन्होंने इस एरिया में काम किया है, सबको मैं मिलता था। मैं पवार साहब से भी बहुत बार मिला, ये चीज़ पे डिस्कस किया। तो जो अपने लीडर है वो क्या सोचते हैं
उनका क्या विजन है एंटरप्रेन्योर के ऊपर लेके, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी इस महाराष्ट्र के 7 लाख जो विलेज इंडस्ट्रीज में जुड़े हुए आर्टिजन्स और विलेज एंटरप्रेन्योर्स है, उनका लाइफ रिवाइव करे, उनका बिजनेस रिवाइव करे, ये ऑब्जेक्टिव था। तो मैं कुछ लीडर्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लीडर्स को ऐसे लगता था कि गवर्नमेंट ने बिजनेस करना चाहिए, हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, हम उनका माल खरीदेंगे, हम उनका माल बेचेंगे, एक ऐसा स्ट्रीम ऑफ थॉट था। कुछ लीडर्स का ऐसे काम था कि हम उनको फंडिंग का सपोर्ट देंगे, तो एक आइसोलेटेड थॉट प्रोसेस था कि पैसा मिला तो बिजनेस होगा। लेकिन बहुत कम ऐसे लीडर्स थे, उसमें से एक डेफिनेटली मैं देवेंद्र जी का नाम लूंगा, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत काम किया और उन्होंने मेरे सोच को हमेशा सपोर्ट किया। और मेरी सोच ये थी कि हमको एंटरप्रेन्योर क्रिएट करना है, हमको गवर्नमेंट से बिजनेस क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर क्रिएट करूं तो वो मेरे इकोनॉमी को और गवर्नमेंट को और अपने स्टेट को और अपने देश को ऐसे ही ताकतवर बनाएगा। और फिर हमने एंटरप्रेन्योर क्रिएशन के ऊपर काम किया। सिमिलरली अगर हम जीतो के माध्यम से अपने कम्युनिटी के हर एक इंसान की उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आइडेंटिफाई करके ऐसे कुछ प्रोग्राम्स इनिशिएट करें, तो मुझे लगता है अगर हम हर एक जैन को उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से अपॉर्चुनिटी देंगे तो जीतो बहुत अच्छा काम करेगा। फिर जीतो में पुणे या दुबई या एपेक्स या नेशनल या ग्लोबल ये सेग्रीगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा खुद का अनुभव बोलता हूँ कि कभी कभी एपेक्स से ज़्यादा अच्छी आइडिया कोई चैप्टर से आती है। लेकिन आपने पहले बोला प्रोटोकॉल सेट किया, वो प्रोटोकॉल में आइडिया मर जाती है। नहीं, वो अभी जीतो का तो प्रोटोकॉल। हम अगर इंडिविजुअल को हम आइडेंटिफाई करके उसको अगर सही प्लेटफॉर्म दे तो जीतो अच्छा ही काम करेगा। वो शेर बोला कि अभी जंगल में शेर आ रहा है, तो अभी जीतो में भी बदलाव हो रहे हैं। जैसे तो सही अभी रहेगा। विशाल भाई ने बोला खादी ग्रामोद्योग के वो मंत्री रह चुके हैं और अभी यशोदा के भी डायरेक्टर है। वो गवर्नमेंट में बहुत अच्छे उनके कॉन्टेक्ट्स है, जीतो में भी है। आज जो हम सब लोग यहाँ पे आए, आप डायरेक्ट अभी विशाल भाई से मिले, बाद में भी आप उनके ऑफिस में जाके मिल सकते हैं। कोई भी काम रहेगा गवर्नमेंट का रहो या बिजनेस रिलेटेड रहो, उनके कुछ गाइडेंस लेना रहेगा तो आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू।